हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको पता होगा कि हम लोग 2022 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2023 और 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, प्रकाशीय पथ बराबर होता है किसके। जो प्रकाशीय पथ होता है, बेसिकली होता क्या है, जब प्रकाश गति करता है तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की गति अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार से प्रकाश जो गति करता है, तो प्रकाश जो गति करता है तो जो पथ तय करता है, दूरी तय करता है, वो डिपेंड करता है किसके, तो किस पर, अपवर्तनांक पे। तो वो होता है अपवर्तनांक। वो क्या होता है, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है। पथ की लंबाई, यही होता है प्रकाश का पथ। अपवर्तनांक गुने क्या हो जाता है, पथ की लंबाई होता है। ये ध्यान में फॉर्मूला रखना है, कहीं पर बताया नहीं थी। ये असल में प्रकाश के चाल से ही निकलता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पावर जो शक्ति होता है उसी को हम लोग क्षमता कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है 1/f होता है। एफ जो होता है क्या होता है, क्षमता होता है किसका, लेंस का। ये क्षमता होता है और ये क्या होता है, तो फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी होता है, एफ क्या होता है, फोकस दूरी। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है, हमको फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है, तो एफ बराबर भी लिख सकते हैं 1/p। एफ बराबर 1/p का मान कितना है, 4। तो 4 यहाँ पर रख दिए। ये जो एफ निकला, यहाँ पे डायोप्टर जो निकालते हैं हम लोग, ये पर मीटर में निकालते हैं। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 मिनट, जो डायोप्टर निकलते हैं पर फिर से बता देते हैं। यहाँ पे जो लिखते हैं ये सेंटीमीटर में ना लिख के किस में लिखते हैं, मीटर में हम लोग लिखते हैं। तो किस में लिखते हैं, मीटर में। ठीक है, तो जब हम मीटर में लिखते हैं डायोप्टर की क्षमता, तो हमको फोकस दूरी क्या निकलेगा, मीटर में ही निकलेगा ना। फिर से एक बार यहाँ पर समझाते हैं। जब भी अगर लिखते हैं कि 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, तो हम क्या करते हैं, 1/20 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये पर सेंटीमीटर आता है। अब यहाँ पे हम जो फोकस दूरी यहाँ पे निकालते हैं, ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में ना, डायोप्टर जो मात्रक होता है वो किस में होता है, मीटर में होता है। किस में होना चाहिए, तो मीटर में। इसको चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये मीटर में लिखाता है, तो ऊपर 100 चला जाएगा तो 20/, यहाँ पर 5 डायोप्टर आया, तो ये 5 डायोप्टर आता है। तो क्या होता है, पर मीटर होता है। क्या होता है, पर मीटर। और पर मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायोप्टर के नाम से जानते हैं। पर मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायोप्टर। तो ये जो मात्रक यहाँ पर आता है ये मीटर में आता है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, तब ये सेंटीमीटर में चेंज होगा। इस बात को ध्यान में रखें। तो ये कटेगा तो 4 से कितना मरतबे, 25 मरतबे कटेगा। तो फोकस दूरी जो होगा 25 सेंटीमीटर होगा। इस बात को ध्यान में रखें। ये दो ऑप्शन दे दिया है, दोनों का दोनों 0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसमें कोई ना कोई क्या होगा, या हो सकता है कि 25 मीटर होगा। अब जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन में, जो 25 सेंटीमीटर दिया होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, डायोप्टर अगर फोकस दूरी दिया हुआ है, डायोप्टर निकाल रहे, क्षमता निकाल रहे, तो उस केस में पहले उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और डायोप्टर से फोकस दूरी निकाल रहे तो फोकस दूरी जो निकलेगा वो मीटर में निकलेगा। उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। देखिए, ये जो टॉपिक हम नहीं पढ़ाए थे, इसलिए कभी पूछता भी नहीं है इस टॉपिक को, लेकिन यहाँ पर पूछा है तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात हो रहा है, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, तो जब एक प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म से क्या होता है कि जब प्रकाश, सफेद प्रकाश की लाइट गुजरता है, तो ये अपने पथ से यहाँ से क्या होता है, फैलकर कितने रंगों में बदल जाता है, 7 रंग यहाँ पर दिखाता है। तो ये यही जो फैलने की जो क्षमता होता है, वर्ण विक्षेपण होने की जो क्षमता होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता बोलते हैं। और क्षमता को हम यहाँ पर W से दर्शाते हैं। क्षमता को किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। और ये सिर्फ फार्मूला ही याद रखे कि म्यू V/μr डिवाइडेड बाई
म्यू वाई माइनस वन, तो ये इसका क्षमता होता है। क्षमता बताने में हम लोग कौन कौन सा अपवर्तनांक का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दे, W जो हो गया तो क्या है, तो वन विक्षेपण का क्षमता, ये क्या है, इसको लिखने के लिए अगर सब्जेक्टिव में भी आ जाता है तो लिख सकते हैं कि वन विक्षेपण क्षमता है, वन विक्षेपण करने की क्षमता है। अगर म्यू वी का बात करेंगे तो देखो, जब फ्रिज में से गुजरता है तो हम लोग जानते हैं कि सबसे जो लास्ट वाला यहाँ पे कलर रहता है, कौन सा रहता है, बैगनी कलर रहता है। तो ये बैगनी रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बैगनी रंग का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है। अगर हम लोग बात करते हैं म्यू आर, तो ये जो होता है, इसका हम लोग बात करेंगे तो ये लाल, आर का मतलब होता है रेड, ठीक, लाल रंग का अपवर्तनांक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक होता है। अगर यहाँ पर म्यू वाई का बात करेंगे तो आपको पता चल गया वाई मतलब क्या होता है, येलो होता है। येलो को हम लोग क्या कहते हैं, पीला कहते हैं, लिख सकते हैं इसको पीला रंग का अपवर्तनांक। ये सब टर्म्स ध्यान में रखना है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड तो हम लोग लिख सकते हैं। अब चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें से ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो वाला कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि यदि कांच, देखो बोला जा रहा है कि यदि कांच का एक लेंस है उसको कहाँ पे रखा जा रहा है, वायु में। एक लेंस है जिसको हम लोग कहाँ पे पहला बार रख रहे हैं, तो वायु। वायु का अपवर्तनांक सभी को हम इसका अपवर्तनांक μ1 से दर्शाते हैं, जो लेंस का अपवर्तनांक μ2 से दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी जो होता है ना, वो माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है जब लेंस होता है तब। जब अगर यही क्या रहता, अगर यही हम लोग लेंस दर्पण का बात करते तो वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े 1/f बराबर μ2 बाई μ1 माइनस वन इंटू 1/r1 - 1/r2। R1 जो त्रिज्या होता है, ये जो पहला सतह है, ये जो पहला वाला सतह है, तो ये जिस वक्र से निकाला गया है इसका त्रिज्या को हम लोग R1 कहते हैं, और ये जो दूसरे सतह यहाँ पर दिख रहा है लेंस का, इसके त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, R2 कहते हैं। बस इतना अभी ध्यान में रखना है, ठीक है। R1 R2 ये होता है, ये चीज़ हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाया भी गया है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है पहले इस वाले लेंस को, जो लेंस किसका है, तो कांच का बना हुआ है, ये लेंस कांच का बना हुआ है, और इस लेंस को कहाँ पे रख रहे हैं, तो हवा में रखे हुए, कहाँ पे, हवा में। तो अगर हम लोग बात करेंगे तब इसका फोकस दूरी को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, एफ ए से दर्शा रहे हैं, ठीक है। सब बात को ध्यान में रखिए। ये जो एफ μ2 है ये अपवर्तनांक होता है जो लेंस है, तो लेंस किसका है, कांच का है, और कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है, तो 3/2 रख दी, डिवाइडेड बाई में μ1 अपवर्तनांक किसका होता है, जहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है वायु में, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, -1। और ये त्रिज्या के बारे में हमको जानकारी नहीं है, जैसे है वैसे इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 बचेगा, 3/2 में से अगर एक घटेगा तो क्या बच जाएगा, तो 1/f बराबर यहाँ पर बच जाएगा 1/2। इसको सिंपली यहाँ 3/2 में से एक घटेगा तो 1/2 बचेगा, तो 1/r1 - 1/r2। इसके बारे में कोई जानकारी तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, सिर्फ 2 को इधर भेज देते हैं। जब 2 को इधर भेजेंगे तो अगर ध्यान से देखिएगा लोग, यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो जब 2 को इधर भेजेंगे तो 1/r1 - 1/r2 का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, 2fa आ जाएगा। इधर ये भाग में है 2 तो इधर आ जाएगा, तो गुना में 2 के साथ गुना होगा तो यहाँ पर गुना में ही आ जाएगा। चलिए, तो अब इसी लेंस को क्या करने वाले हैं, अब इस लेंस को कहाँ पे रखना है, पानी में। अब इसी को जूम कर लेना है कि अभी ये लेंस कहाँ पे रखा हुआ है, पानी में। तब इसका फोकस दूरी क्या होगा बताना है, तब इसका फोकस क्या होगा, मतलब अब इसके फोकस को किससे दर्शाना है, पानी में रख रहे तो FW से दर्शाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी फार्मूला को यूज करें μ2 अभी भी अपवर्तनांक किसका है, इस लेंस का, लेंस का अपवर्तनांक में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 ही रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई में μ1। अब ये जो μ1 है ये कहाँ पे रखा हुआ है, पानी में। अब पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे,
4/3 हो जाएगा। -1, ये तो चेंज नहीं हो रहा, त्रिज्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, तो ये जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/w बराबर, यहाँ पर ये पलट जाएगा तो 3/2 है, ये पलटेगा तो 3/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -1। इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, इसके पद में 2/f है, तो इसका मान कितना है 2/f है, तो इसके जगह पर 2/f रख दिए, तो 1/FW बराबर, ये 3 3 के 9 हो जाएगा, 4 दूना के 8 -1 इंटू 2/f। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8/9 में से अगर 1 घटाते हैं तो ये क्या बचेगा 1/8 बचेगा, यहाँ पर 2/f हो गया। ये 2 से क्या हो जाएगा, 4 मरतबे कट जाएगा, दोनों तरफ जब पलटेंगे, दोनों तरफ पलटेंगे तो FW हो गया, और इधर पलटेंगे तो 4FA हो जाएगा। तो इस तरह से FW का जो मान आ गया 4FA के बराबर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित संबंध में परिकिर्णित प्रकाश की तीव्रता अगर L है और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो ये डायरेक्ट एक रिलेशन बताए थे। जो तीव्रता होता है, तीव्रता को हम जाए तो आई से दिखाते, ये L नहीं होता, आई ही होता है, ध्यान में रखे। तीव्रता जो होता है समानुपाती होता है लैम्डा के पावर 4 के, 1/λ के पावर 4 के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर सब जगह समानुपाती का साइन है, ठीक है, इक्वल साइन कहीं नहीं है, इस बात को ध्यान दे। ये सब जगह आई है, आई समानुपाती दिखा रहा है, तो किसका होता है लैम्डा के पावर 4 के, ये समानुपाती होते हैं। डायरेक्ट हम नोट्स जब पढ़ा रहे थे ये चीज़ लिखवा दिए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश का बात करते हैं तो ये तो हमेशा याद ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों पे जो आवेश होता है वो समान होता है। 1.6 हम लोग लिखते हैं 10 के पावर -19 कूलम होता है। 1.6 इंटू 10 के पावर 1.6 को 0 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 1.6 लिखा जाता है 10 के पावर माइनस। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए होता है। सिर्फ ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पे जितना जो चार्ज होता है निगेटिव में होता है, और प्रोटॉन पे जितना जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में होता है। दोनों पे जो चार्ज होता है समान होता है, बस इस बात को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन। देखो कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है। कार्यफलन क्या होता है, एक प्रकार के ऊर्जा होता है। और किस प्रकार का ये ऊर्जा होता है, तो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है वह उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। वह उस धातु का क्या कहलाता है, हर एक धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है। हर एक धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है, इस बात को ध्यान दे। जैसे कि अगर हम दो यहाँ सतह लेते हैं, मान लेते हैं कि एक यहाँ पर एक सतह ले लिए, ये एक दूसरा धातु है, ये एक दूसरा धातु है। अब इस धातु से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस धातु से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, इस धातु से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है। लेकिन इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम अगर बताया जा रहा है कि 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा, और इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो इस धातु पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ सकता है निकालने के लिए। तो मिनिमम कितना ऊर्जा, तो इस पर से इलेक्ट्रॉन निकालने 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है वही उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। तो हर एक धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है। अभी एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये डायरेक्ट पूछ दिया हुआ है, किसी धातु का कार्यफलन पूछ दिया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग धातु का कार्यफलन, कुछ ना कुछ धातु का कार्यफलन क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसीलिए हम कुछ यहाँ धातु का कार्यफलन लिखवा रहे कि कार्यफलन का मान कितना होगा। एक तरफ होगा धातु, सभी को एक टेबल बना कर लिख लेगा, दूसरी ओर होगा कार्यफलन। कार्यफलन को हम लोग किससे दर्शाते हैं,
फाई से दर्शाते हैं या फाई नॉट भी लिखते हैं। किसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा को दर्शाते हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखें, सबको लिखते चलते हैं। सीजियम, सीजियम को हम लोग Ca से दर्शाते हैं। इसका जो कार्यफलन होता है 2.14 होता है। पोटेशियम, पोटेशियम जिसको हम लोग K से दर्शाते हैं, इसका कार्यफलन 2.30 होता है। उसके बाद है सोडियम, सोडियम को हम लोग Na से दर्शाते हैं जिसका कार्यफलन 2.75 होता है। उसके बाद है लिथियम, लिथियम जिसको हम लोग Li से दर्शाते हैं जिसका कार्यफलन 2.40 होता है। बेरियम जिसको हम लोग Ba से दर्शाते हैं जिसका कार्यफलन 2.50 होता है। ऐसे ही लिखते चलिएगा। स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ये जो नाम पढ़ने में डिफिकल्टी होगा उसका बहुत कम चांस रहेगा पूछने का। इसका कार्यफलन होता है 2.70। बात करें कैल्शियम, कैल्शियम पूछ सकता है, जो नामियर नाम होगा वो पूछ सकता है। ठीक, कैल्शियम, कैल्शियम का कार्यफलन होता है 3.20। कैल्शियम को हम लोग Ca से दर्शाते हैं। आगे है लेड, लेड जिसको शीशा भी बोलते हैं, जिसको हम लोग Pb से दिखाते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 4.25 होता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जिसको Al हम लोग लिखते हैं, इसका कार्यफलन होता है 4.28 होता है। इसी प्रकार से पारा Hg होता है, इसका कार्यफलन 4.49 होता है। तांबा, कॉपर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 4.65 होता है। चांदी जिसको Ag से दर्शाते हैं, कार्यफलन 4.70 होता है। निकेल, निकेल जिसको हम लोग Na से दर्शाते हैं, 5.15 होता है। एक होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम को Pt से दर्शाते हैं, इसका कार्यफलन 5.65 होता है। ये कुछ कार्यफलन है, इसमें जितना याद कर सकते हैं आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होगा, तो कार्यफलन को याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इसलिए चलते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, जब हम लोग नाभिक का बात करते हैं तो नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। अच्छा, तब क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु का बात करते हैं, परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। किसी तत्व को दर्शाना है, तत्व को एक होता है इसका द्रव्यमान संख्या, एक होता है परमाणु संख्या। तो ये जो होता है, तो ए को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, और जो जेड होता है उसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या जो होता है वो किसके संख्या के बराबर, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉनों की जो संख्या होता है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या में से क्या करते हैं, जब परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो वही कहा जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाता है। इसलिए कि जो परमाणु, जो यहाँ पर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को हम लोग P से दर्शाते हैं, तो जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, परमाणु संख्या के बराबर होता है। जो प्रोटॉन होता है वो परमाणु संख्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये परमाणु संख्या के बराबर होता है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं परमाणु संख्या। जैसे इसमें क्या होता है, परमाणुओं की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या मिलकर क्या बनता है, द्रव्यमान संख्या बनता है। तो द्रव्यमान संख्या में दोनों आ जाता है, परमाणु की संख्या, मतलब यहाँ पर क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, वो क्या होता है द्रव्यमान संख्या होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो क्या द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको ऐसे लिखे या A-P भी लिख सकते हैं। P मतलब प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अर्ध आयु काल, इसके बारे में सर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन में हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। और कौन सा फार्मूला होता है, तो रेडियो एक्टिव विघटन का अगर फार्मूला हम लोग देखेंगे, रेडियो एक्टिव विघटन, इसके लिए फार्मूला दिया गया n बराबर n नॉट e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। सभी को पता है n नॉट जो होता है इनिशियली अमाउंट होता है, इनिशियली मात्रा होता है किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का। टी जो होता है समय होता है, और किसी समय टी पर कितना बचा हुआ है वो किसको कौन दर्शाता है, तो ये n दर्शाता है। ये n परमाणुओं की संख्या दर्शाता है किसी समय टी पर। और लेमडा जो होता है क्या होता है, विघटन नियतांक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके पहले भी इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब अर्ध आयु का बात किया जाए तो आधा होने में, प्रोटॉनों की संख्या को आधा होने में जो लगने वाला समय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु। तो अर्ध आयु का जब हम लोग बात करते हैं, तो जिसको हम लोग किस चीज से दिखाते हैं, तो टी हाफ से दर्शाते हैं, इसको टी हाफ भी लिखते हैं। इसका जो मान होता है ln2 बटे कितना होता है, लेमडा होता है। ln2 का जब मान निकालते हैं, ln2 का मान जब सॉल्व करते हैं 0.6931 भी लिख सकते हैं, बटे लेमडा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे थे, यही ऑप्शन होगा 0.693 बटे लेमडा हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन रासायनिक समीकरण सही है। देखा जाए यूरेनियम को, जब यूरेनियम को तोड़ा जाता है तो यूरेनियम टूटकर थोरियम बनाता है, थोरियम का निर्माण करता है, और प्लस में हीलियम का नाभिक का निर्माण होता है, साथ में हीलियम बनता है। तो यूरेनियम तोड़कर थोरियम प्लस हीलियम का निर्माण होता है। तो ये तीन ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है हम लोग को, तीन ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है यूरेनियम टूटकर। लेकिन अब इसमें से बैलेंस भी होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर में होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 238 है। अब ये दोनों को मिलाकर 238 पूर रहा है कि नहीं, तो 238 पूर जा रहा है। ये नीचे में क्या है, तो नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, नीचे में परमाणु संख्या है। अब ये दोनों को मिलाकर परमाणु संख्या के बराबर पूर रहे थे, यहाँ पर भी पूर रहा है, यहाँ पर भी पूर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये द्रव्यमान संख्या नहीं पूरी है, 239 है प्लस 4 कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। लेकिन है कितना, ये 238 ही है, तो ये संभव नहीं है। ये 42 और 4 46 हो जाएगा, ये 238 है, तो ये भी संभव नहीं है। तो यही एक ऑप्शन है जिसमें द्रव्यमान संख्या दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।